मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मतलब ये आपका मेथिल हैलाइड है। मैंने कहा था या तो मेथिल हैलाइड होगा या तो 1 डिग्री हैलाइड होगा। यही सब SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, कम होगी। मैंने बताया था कि यहाँ पर आने वाला जो OH होता है, ये रिएक्शन पूरी एक स्टेप में होती है। तो यहाँ पर जो OH आने वाला है वो जाने वाले न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, क्योंकि अगर दोनों सामने सामने आएंगे तो इनके बीच क्लैश होगा। तो जिधर से Cl निकल रहा है उसके अपोजिट से कौन आएगा, OH आएगा। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन वेज से जुड़ा था। वेज का मतलब हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऊपर है। और अगर Cl डैश से जुड़ा है, डैश का मतलब Cl नीचे है। अब आप लोग अगर वेज डैश जानते होंगे तब इसको समझ में आएंगे कि ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो मतलब पेज पे रहेगा, Cl नीचे की तरफ रहेगा पेज के अंदर और एक हाइड्रोजन ऊपर। ठीक, तो जब ये ऐड होगा OH तो OH विल ऐड फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द Cl। तो OH के और Cl के बीच, कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है और C और Cl के बीच की बॉन्ड टूट रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 5। कार्बन की वैलेंसी देयर विल बी 5। ठीक है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब जानते हैं रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है। अब जब Cl निकल जाएगा बेटा तो ध्यान से देखिए, Cl जब निकला तो Cl किससे जुड़ा था, डैश से जुड़ा था। तो जो आने वाला OH है वो Cl को रिमूव कर रहा है। ये OH आके जुड़ेगा और ये Cl के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये किससे जुड़ेगा, वेज से। मतलब अब ये ऊपर आ गया, Cl नीचे था, OH ऊपर से जुड़ा। ठीक, Cl नीचे की तरफ था, OH अपोजिट आ रहा है, तो नीचे का अपोजिट क्या होगा, ऊपर होगा। और ये जो हाइड्रोजन डैश से जुड़ा था, वेज से जुड़ा था, वो किससे जुड़ जाएगा, डैश से। मतलब कि ये हाइड्रोजन किधर चला गया, पहले ऊपर था, ये नीचे चला गया। और Cl जो नीचे था उसके ऊपर से OH आके जुड़ा, तो OH ऊपर जुड़ा। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्जन, दिस इज कॉल्ड वॉल्डेन इनवर्जन। जब मॉलिक्यूल के शेप बदल जाए, भाई देखो Cl नीचे था तो OH उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो नीचे का अपोजिट क्या होगा, ऊपर। इसीलिए OH को हमने किससे दिखा दिया, वेज से। अब जब OH ऊपर जुड़ गया तो जो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था वो किधर जाके जुड़ जाएगा, नीचे की तरफ। दिस इज कॉल्ड वॉल्डेन इनवर्जन। कुछ समझ में आया बेटा। हाँ, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, जैसे छाता होता है ना, पलट जाता है, उस तरीके। रुकिए मैं आपको SN2 का वीडियो भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड वेट करिए। वेट करिए, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ इसका। देखिए ये वीडियो आपको दिख रहा होगा। SN2 का फुल फॉर्म आप लोग जान ही रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब होता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं। A nucleophile is an electron pair donor. It is attracted towards species carrying a full or partial positive charge. ये देखिए जो रेड वाला पोर्शन है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रेड वाला पोर्शन ये OH है। ठीक, ये आपका CH2 CH3 है, CH2 CH3 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। Consider the reaction between a hydroxide ion in solution and bromoethane. इसको ब्रोमो इनो मैंने माना है, इसको ब्रोमो मीथेन माना है। Determining the rate of the reaction. ये आपका जो येलो वाला पोर्शन है दैट इज ब्रोमीन, और OH अटैक कर रहा है। देखो बेटा जिधर Cl है वो Br है, Br देखो येलो वाला पोर्शन है। ठीक, तो Br लाइट मान चलो राइट में है, तो OH आने वाला किधर से आ रहा है, Br के जस्ट अपोजिट।
and B, it बी आर के replaces the अपोजिट साइड आ रहा है, तो अगर बी आर नीचे होगा तो OH आने वाला किधर से अटैक करेगा? ऊपर से। The lone electron pair देखिए on the बी आर nucleophile दूर जा रहा है और forms a OH mediated पास आ रहा covalent है। bond with the partially charged carbon atom to give an unstable transition state complex. The complex behaves like an umbrella blowing inside out as the bonds rearrange अभी ये किस तरीके लग रहा है? It is just like an umbrella into a tetrahedral structure. अब देखिए The bromide ion, called the leaving group, is released. बी आर निकला, OH किधर आ गया? ऊपर आ गया। ध्यान से देखिए, इसमें ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है उसके 180 पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन में दो व्हाइट कलर के हाइड्रोजन लगे हैं। जैसे OH आके ऐड होता है, देखना व्हाइट वाले जो हैं ये किधर चले गए हैं? ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? जो दो हाइड्रोजन थे अभी ये सेंटर पे हैं, एकदम बीचों बीच। ये देखिए दो नीचे वाले हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे ब्रोमीन हटा, ये देखो OH किधर आ गया? पहले राइट में था, किधर आ गया? लेफ्ट में। कुछ समझ में आया बेटा? चलिए ठीक है। मुझे आज आपको थोड़ा सा पीसीएस का पेपर दिखाना था, जो केमिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर आया है इस साल पीसीएस में। उसमें देखिए आप क्या क्या पढ़े और आपके एग्जाम में क्या क्या आया है। पीसीएस का केमिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर है, दो पेपर होते हैं, एक ऑर्गेनिक का होता है और एक फिजिकल और इनऑर्गेनिक, दो पेपर होते हैं। ठीक है, तो पेपर देख लीजिए इसका। अभी को कॉन्फिडेंस होगी जो पढ़ रहे हैं वो काम की चीजें पढ़ी जा रही हैं। ये आपका पहला पेपर देखिए, ये आपका पहला पेपर, सॉरी ये आपका पहला पेपर। देखिए ये 200 मार्क्स का होता है, दो पेपर होते हैं 400 मार्क्स के ऑप्शनल के। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन 1 और 5। BOH3 जो है ये क्या कहते हैं? अम्लीय है। अम्लीय ये लिखिए, मतलब ये इंग्लिश में भी लिखा है। एक्सप्लेन BOH3 इज एसिडिक। जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा अर्हीनियस इक्वेशन उनको पता होगा कि BOH3 एसिडिक है, AlOH3 एम्फोटेरिक है, while TiOH3 इज बेसिक। इसका आंसर जो मुझसे पढ़े होंगे क्या कहते हैं वो वाला चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम में जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का बताया था, तब बताया था कि सेंटर एटम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। BOH3 के एसिडिक इसलिए है क्योंकि बोरॉन जो है वो ग्रुप, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। AlOH3 एम्फोटेरिक क्यों होगा, TiOH बेसिक क्यों होगा, ये पढ़ेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है, यूजिंग वेस्पर थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ CIF3, ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। ये क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन K4 एफिशिएंट 6 इज डायमैग्नेटिक बट K3 एफिशिएंट इज पैरामैग्नेटिक। जो मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये 10 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन है। ठीक, सिडविक थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, मगर ये जो है आपको मैं इसी में पढ़ाऊंगा 12th में ही। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये जब आपको डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाए जाएंगे तब वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, म्यू एस ये आपको तब पढ़ाया जाएगा जब आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये भी क्वेश्चन कराएंगे 10 मार्क्स का। ठीक, व्हाट इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो, चूंकि आपके यहाँ से सॉलिड स्टेट कट गया, नहीं तो आप पढ़ते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज लिमिटिंग रेशियो, और इसके बारे में सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। 10 मार्क्स यहाँ से आपको आ जाता है। हाइड्रोक्सिल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन, ये जानते हैं कहाँ पर है? अमोनिया वाले चैप्टर में, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में, इसको आपको पढ़ाऊंगा मैं। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट फैक्टर्स दैट इफेक्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और एक्सप्लेन ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये आपके क्लास 11th का है, आपका ये चैप्टर नहीं हो पाया था ड्यू टू टाइम लैक, अदरवाइज ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। उसके बाद देखिए यहाँ पर, derive an expression for rate constant of bimolecular gaseous reaction on the basis of collision theory, graduation first year। Bragg's equation for X-ray diffraction, solid state का है, आपके यहाँ से कट गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड गिव्स मैथमेटिकल फॉर्म,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म बस इतना डिराइव करके आप लिख सकते थे। मैकेनिकल मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, इसमें ये होगा, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, शायद ये भी चैप्टर कट गया आपके सिलेबस से। ट्रांस इफेक्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ये जो है ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 से दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 6A आपने देखा? यस सर। 6 से आपको क्लास में कराया गया था, जितने लोग मेरी क्लास में थे। व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन? अर्हीनियस इक्वेशन 3 फॉर्म होता है, लॉगरिथम भी लिखना है, डिफरेंशियल भी लिखना है, और वो भी लिखना है, a इक्वल्स टू e की पावर माइनस a बाई RT। एक्टिवेशन एनर्जी का निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन निकालनी है, वही लॉग फॉर्म निकाल लो और ग्राफ से बता दो कि निकाल लूंगा। ठीक, ट्रांसपोर्ट नंबर, ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का है। ठीक, फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और तुमको मैं दिखाता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन, गिव मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको पढ़ाया गया था। हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी। फिर उसके टाइप्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, डी ब्लॉक एलिमेंट में ये पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सबसे सरल क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था 10 मार्क्स का। ये आप लोग जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको तुरंत कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं होता, ये इतने सरल होते हैं नॉमेनक्लेचर। उसके बाद ये देखिए एंजाइम कैटलिस्ट, ये आप लोग एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा पोर्शन था, मगर इस बार सिलेबस से कटा दिया गया। बोराजाइन ओराजाइन ये सब आपको उसमें पढ़ेंगे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। और ये देखिए यूपीएससी का सेकंड पेपर, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभी आप नहीं कर पाएंगे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जब आपको पढ़ाया जाएगा स्पेक्ट्रल सीरीज तब वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, तो अभी इसको आप नहीं कर पाएंगे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। उसके बाद देखिए ये रिएक्शंस, ये रिएक्शंस आप लोग क्या कहते हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही सीख पाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए जो दिया है, एक्सप्लेन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मैं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसी बार पढ़ाऊंगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, 12th का क्वेश्चन है। ये वुडवर्ड फिशर रूल आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, एकदम सरल टॉपिक होता है, इसमें कुछ है नहीं। ये देखिए ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस साल का बेटा, अभी जो हुआ है 10 दिन पहले, अभी 10 दिन पहले, 10 दिन के 4-5 दिन पहले हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन तो मतलब इतने सरल हैं, जैसे एसेनॉन रिएक्शन हो गया, नॉमेनक्लेचर जो है आगे पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आएगा। उसके बाद पेपर देखिएगा, अभी आप तो पढ़े हैं काफी चैप्टर्स, और 11th में भी आपके काफी सिलेबस कट गया था। ग्रेजुएशन अच्छे से अगर कहीं कर लेंगे तो आपका टीसीएस का मेंस तो निकल ही जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग स्टार्ट किए थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कायरल कार्बन का। किसी को कुछ और तो नहीं पूछना है? इसमें हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कायरल कार्बन या कायरल एटम, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोजेनिक एटम। या इसी को हम लोग एसिमेट्रिक एटम बोलते हैं। ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, अगर कायरल कार्बन की बात करें तो ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्टार। बट कायरल कार्बन होने के लिए या कायरल एटम होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, मिला के 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3।
हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और तीनों वैलेंसीज क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज कायरल नाइट्रोजन या कायरल एटम बोल सकते हैं, या इसी को स्टीरियोजेनिक एटम बोल सकते हैं, या इसी को एसिमेट्रिक एटम बोल सकते हैं। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, 2 मिनट, होल्ड फॉर 2 मिनट्स। चलिए, लास्ट टाइम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे हम लोग। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक एटम पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हैविंग chiral atom is called chiral molecule। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक कायरल एटम कम से कम हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हैविंग एट लीस्ट वन is called chiral molecule। For example, see this, देखिए ये मॉलिक्यूल जो है, इसमें अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन है इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये कायरल नहीं है, ठीक। ये कार्बन की बात करें तो इससे एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, एक आयोडीन और एक कार्बन, तो ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए ये कार्बन क्या हो गया, कायरल। इसी तरीके ये कार्बन भी क्या होगा, कायरल। तो ये मॉलिक्यूल में 2 कायरल एटम है। कितने कायरल एटम, 2 कायरल एटम। तो इसे हम कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज कायरल मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कायरल एटम होंगे उसे हम बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल, ठीक। यहां पर आपको नोट याद रखना है, ऑल कायरल मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन कायरल एटम विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अभी समझाऊंगा ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है। तो कोई पूछ ले कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ओनली वन कायरल एटम, अगर एक कायरल एटम है तो वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। नोट 2,
chiral molecule having more than one chiral carbon या chiral atom may or may not be optically active। अभी सब समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, तीसरी बात, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और मॉलिक्यूल have at least one chiral atom। ये तीनों लाइन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, पहले इतना लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे मैं समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस मॉलिक्यूल को देखिए और बताइए इसमें कायरल एटम है कि नहीं। इसमें देखिए और बताइए कायरल एटम है कि नहीं। कितने कायरल एटम है, कितने कायरल एटम है? सिर्फ और सिर्फ एक। क्योंकि ध्यान से देखो बेटा, ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये कायरल कार्बन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साइड 2 हाई वैलेंसी क्या है, सेम। बट इस कार्बन को देखिए, इसकी चारों वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट है। तो ये कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। यहाँ पर ये कायरल कार्बन होने की वजह से ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, और इस कायरल मॉलिक्यूल के पास कितने कायरल एटम है, 1 कायरल एटम। तो याद रखना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में एक कायरल एटम होगा तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कोई आपसे पूछ ले ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल पहचान लोगे, तो हाँ, जिसमें एक कायरल एटम होगा वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसी की उल्टा लाइन अगर हम बोल दें इनवर्स, तो अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसमें जरूर एक कायरल एटम कम से कम होगा। ठीक, दूसरी बात देखिए, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें कितने कायरल एटम है, 1। अगर एक कायरल एटम होता है तो वो कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक, और अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर इस बात को पलट दें, तो वो पक्का उसमें एक कायरल एटम होगा। एक से ज्यादा भी हो सकता है मगर एक तो कम से कम होगा ही। अगली बात देखिए, ये टॉपिक थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरल क्या होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, इसको देखिए और बताइए ये इसमें कायरल एटम है कि नहीं, इसमें कायरल एटम है कि नहीं, कितने कायरल एटम है, 2। गुड, 2 है, सबको दिख रहा है। तो ये कायरल मॉलिक्यूल है, इट इज अ कायरल मॉलिक्यूल हैविंग 2 कायरल कार्बन। कौन कौन से कार्बन कायरल है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। ये भी कायरल नहीं, मगर इसको देखो तो इसकी तीनों वैलेंसी, ये भी हाइड्रोजन Cl CH3 इधर कार्बन, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट और इसकी भी चारों वैलेंसी डिफरेंट। इसमें 2 कायरल कार्बन एटम हैं। बट यहाँ पर देखिए, अगर इसमें बीच में हम लाइन खींच दें तो ये जो मॉलिक्यूल है, इट इज डिविजिबल इन 2 इक्वल हाफ। इट इज डिविजिबल इन 2 इक्वल हाफ।
ये दो बराबर भाग में कट सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कायरल एटम तो हो मगर अगर वो दो बराबर भाग में कट सकता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जो दो बराबर हिस्सों में कट जाए। और जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड में भले ही कायरल कार्बन है मगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो यही लाइन तो मैंने लिखाई थी कि अगर एक कायरल एटम होगा, देखो एक कायरल एटम होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक से ज्यादा है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो नहीं होने वाली बात तो देख लिए, अब देखते हैं हो कब सकता है। अब देखो बेटा, यही मॉलिक्यूल में Cl को इधर कर दो और हाइड्रोजन को इधर कर दो, तो क्या अब ये दो बराबर भागों में कटने वाला है? दो भाग में तो कट जाएगा मगर क्या ऊपर वाला नीचे वाले का मिरर इमेज है क्या? इधर हाइड्रोजन है, इधर Cl है, तो ये दो बराबर में कटेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? ये कायरल मॉलिक्यूल है, इसके पास दो कायरल कार्बन है और ये एसिमेट्रिक है। अब ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो एटम्स की पोजीशन हमने बदल दिया, कंपाउंड क्या हो गया? कायरल से ऑप्टिकली इनएक्टिव से एक्टिव। चलिए आप बताइएगा, कुछ क्वेश्चन आप अपने से करिए। इसको देख के बताइए, इसमें कितने कायरल कार्बन है? इसमें कितने कायरल कार्बन है? दो। ये बताओ ये सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक? अरे दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा ये। दो बराबर हिस्सों में कटना भी चाहिए और ऊपर वाला नीचे वाले का मिरर इमेज भी होना चाहिए। नहीं, भले ही इसको काट दोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सामने है, Cl Cl है मगर यहाँ CH3 है, यहाँ पर C2H5 है। तो ये कायरल मॉलिक्यूल है, इसमें दो कायरल एटम भी हैं और ये एसिमेट्रिक है। तो बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, एक्टिव होगा। अभी एक्टिव क्या होता है, नॉन एक्टिव क्या होता है, वो सब समझाऊंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगर अब यहीं पर हम चेंज करके CH3 लगा दें, अब बात बताओ अब क्या है? अब बताइए, CH3 लगा दिया, इनएक्टिव हो गया, सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात सबको समझ में आई? ये बात समझ को सभी को आई? तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, कायरल कार्बन कैसे देखेंगे, कायरल कार्बन देख के कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है ये बताएंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आई आपको, अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन होगा, सिर्फ एक कायरल कार्बन होगा तो कंपाउंड हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पर दो कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और ऊपर वाले में अगर Cl इधर कर दो, H यहाँ कर दो तो हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? और कायरल कार्बन की संख्या बताइए, बताइए कायरल है कि नहीं है? कायरल कार्बन कितने हैं ये देखिए, कायरल कार्बन कितने हैं? चलो गुड गुड। कोमल जी कायरल कार्बन फिर से गिनिए, आधे पे टूट ही गया जो, जाने दीजिए, वो टूटने ही वाला था, लगा तो नहीं? कितने कायरल कार्बन है पहले ये तो बताइए? चार है, चार है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा। कैसे? कैसे इनएक्टिव होगा? सही बोल रहे हैं, रीजन भी तो दीजिए।
हाँ सिमेट्रिकल है। ठीक, ये देखिए इसको दो भाग में काट सकते हैं, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले से मैच कर रहा है कि नहीं। एक कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कायरल कार्बन है, मगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यही तो मैंने आपको समझाया था कि अगर कायरल कार्बन 1 होगा तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट अगर कायरल कार्बन की संख्या 1 से ज्यादा है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो ये बताओ, बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि कितने कायरल कार्बन है, क्या बताना है कोमल बेटा। अरे भाई क्या दिक्कत थी उसमें, रुको बना दे रहा हूँ फिर से, 1 सेकंड रुक जाए। आपको इस मॉलिक्यूल में 4 कायरल कार्बन है, इसमें तो आपको समस्या नहीं है। सर है। 4 हैं, ये दो भाग नहीं में सर, कर सकता है। समस्या है। क्या बेटा, 4 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर सुनिए, दूसरे वाले कार्बन पे ऊपर नीचे दोनों कार्बन कार्बन सेम है। बेटा कार्बन कार्बन तो सेम है, बट एटम्स को देखिए वो डिफरेंट है। अच्छा आप 1 सेकंड रुकिए, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 सेकंड रुक जाइए। आपका CCH3 CCl, ठीक, ये कार्बन के ऊपर HCl, इस कार्बन पे भी CCl, ठीक। तो चलिए रुकिए थोड़ा सा, मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल ले ले रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसको थोड़ा सा एक दूसरा मॉलिक्यूल में ले लेता हूँ, जैसे कंफ्यूजन। वैसे ये कायरल है, इसे प्रो कायरल कहते हैं। आगे मैं समझाऊंगा, परेशान मत होइए, अभी के लिए 4 जानिए, आगे मैं समझा दूंगा आपको, परेशान मत होइए। है उसमें बेटा, है, चारों कायरल हैं। तो इस कार्बन की बात कर रहे हैं ना, इसमें देखिए इस कार्बन से कितने ग्रुप जुड़े हैं, CCl CH3H जुड़ा है, CH3HCl जुड़ा है, इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है। और जब इस कार्बन पे देखेंगे तो इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है, तो ये दोनों ग्रुप अलग नहीं है बेटा। इस कार्बन से देखिए ये इतना छोटा सा ग्रुप जुड़ा है, और इस कार्बन से देखिए कितना बड़ा ग्रुप जुड़ा है, तो ये दोनों अलग नहीं है। समझ में आया कोमल। 4 कायरल कार्बन है, ठीक है। आप सिर्फ उसी कार्बन को मत देखिए ना, पूरे ग्रुप को देखिए। इस कार्बन से इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है और इस कार्बन से छोटा ग्रुप जुड़ा है, तो दोनों अलग तो अलग सर फिर टोटल 2 ही तो कायरल कार्बन हो, नहीं 1 होगा टोटल कायरल कार्बन। तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। पहले वाला कार्बन देखिए CH3, ये तो कायरल है नहीं ना, तो ये है, ठीक, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तब कायरल हो ही नहीं सकता। इस वाले कार्बन को देखिए, इससे यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर H, और बाकी इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है, तो ये ग्रुप अलग से है कि नहीं, Cl H HCl CH3, और ये पूरा बड़ा ग्रुप, तो ये सब ग्रुप अलग हैं, ये कायरल हो गया, ठीक। अब इस कार्बन को पकड़िए, इधर Cl जुड़ा है, इधर H जुड़ा है, इधर इतना छोटा सा ग्रुप जुड़ा है और इधर इतना बड़ा सा ग्रुप जुड़ा है, तो ये दूसरा कायरल हुआ। इसी तरीके नीचे वाले कार्बन को देखिए, थर्ड वाले को, इससे H और Cl जुड़े हैं, ऊपर देखिए बड़ा ग्रुप और नीचे छोटा ग्रुप, तो ये भी कायरल हुआ 3 और ये भी कायरल हुआ 4, टोटल कायरल एटम्स में 4। अभी कंफ्यूजन है आपको, ठीक, गुड। तो 4 कायरल एटम है, मगर ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल भाग में डिविजिबल है, इस वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, भले ही कायरल है मगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अच्छा ये देख के बताइए, अब बताइए ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव। कायरल है भैया, कायरल है, कौन कायरल नहीं है, कहा नहीं कायरल है। हाँ, ये मॉलिक्यूल में 4 कायरल कार्बन थे जैसे अब पहले थे, मगर अब ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया,
एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो थोड़ा सा एटम बदल दिया, जब तक हाइड्रोजन इधर था, Cl इधर था, तब तक ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था। अब हमने Cl इधर कर दिया, H इधर कर दिया, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसको देखिए और बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। और कायरल कार्बन की संख्या बताइएगा। कायरल कार्बन की संख्या बताइए और ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव। ठीक, गुड। एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। समझ में आया सभी को? क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, दो बराबर भाग में कर सकता है। बट अब ध्यान से देखिएगा, इधर हमने H कर दिया और इधर Cl कर दिया। अब बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? अब बताइए, अब ऑप्टिकली एक्टिव है? अब ऑप्टिकली एक्टिव है? अरे भैया कैसे समझाऊं? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये दो बराबर भाग में नहीं कर सकता, अगर कर भी जाएगा तो ऊपर वाला दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, नीचे वाले का। ऊपर से यहां से काटोगे तो क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? चलिए आगे बढ़िए। ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। चलो अगली बात समझिएगा। कोई मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस CH2 CH3, ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन जो है एक कायरल है, ये कार्बन भी एक कायरल है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कायरल और एक कायरल की बात तब आती है जब ज्योमेट्री क्या हो, sp3। ये भी sp2 है तो ये भी एक कायरल। और ये C2H5, ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2, तो ये भी क्या है, एक कायरल। ठीक। अगर इसमें हम लोग रिएक्शन HBr का करा दें, अगर हम लोग रिएक्शन HBr का कराएं तो मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा। मार्कोनी ऑफ एडिशन जैसे ही कराओगे, यू विल गेट व्हाट, C2H5। यहाँ पर हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हो गया CH3, ये हो गया C, यहाँ पर H, यहाँ पर आएगा Br, ये हो गया CH3। अब इस कार्बन को देखो, ये तो एक आयरल है, ये भी एक आयरल है, ये भी एक आयरल है, मगर इस कार्बन को देखिए, इसकी एक साइड कौन जुड़ा है, Br, दूसरे साइड H, तीसरे साइड CH3, और इस साइड आपका C3H8 जुड़ा है कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कार्बन क्या हो गया, पहले कायरल नहीं था मगर रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, कायरल हो गया। ऐसे रिएक्टेंट जो पहले क्या हो, एक कायरल हो, और रिएक्शन के बाद वो कायरल हो जाए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक कायरल हों, जो रिएक्शन होने के बाद कायरल हो जाएं, इस मॉलिक्यूल को मैंने आपको बताया था, दे आर कॉल्ड प्रोकायरल। प्रोकायरल, प्रोकायरल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्शन के बाद कायरल हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें आप प्रोकायरल से आप कायरल मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। सो व्हाट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस? कन्वर्जन ऑफ प्रोकायरल मॉलिक्यूल। अच्छा, भले ये टॉपिक मैं पढ़ा दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में दिया इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ प्रोकायरल मॉलिक्यूल इनटू कायरल। ठीक, बोलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? HBr एंटी मार्कोनिक कैसे होगा, गधे होगा? परऑक्साइड दिख रहा है किसी को? परऑक्साइड तेल लेने गया, परऑक्साइड कहीं लिखा है तब एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा ना।
ये समझ में आया भाई? पेरोक्साइड लिखते तब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। मेरी मतलब खत्म हो गई क्लास, लेते लेते जान निकल जा रही है और आपको यही नहीं समझ में आ रहा है मार्कोनिक कब होगा, एंटी मार्कोनिक कब होगा। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? लिखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। A compound which rotates plane of polarized light, plane of polarized light, a compound which rotates plane of polarized light either towards right or towards left is called ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दाएं या बाएं की तरफ घुमा दें उसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। ठीक, इफ इट रोटेट्स पीपीएल, पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, टुवर्ड्स राइट, कंपाउंड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और यही लिख लेना, इफ इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, कंपाउंड इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। याद रखना, एल फॉर लेफ्ट एंड एन फॉर लीवो, लीवो रोटेटरी। अभी समझाता हूँ सब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पहले इतना लिख लीजिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा दें या तो दाएं की तरफ या तो बाएं की तरफ। अगर दाएं की तरफ घुमाएंगे तो डीवो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और अगर लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो उसे लीवो रोटेटरी कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सिंबल डी से और इसको सिंबल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से। तो नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब लीवो रोटेटरी, पॉजिटिव लिखा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैपिटल डी या कैपिटल सॉरी स्मॉल डी या स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो डाइवर्ट करेगा उसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे, बट व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? यहाँ तक किसी को समस्या हो तो अभी पूछ लीजिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो प्लेन पोलराइज, अब देखो तुमको मान लो ग्लूकोज का पाउडर दे दिया गया, ठीक, ग्लूकोज जो खाते हैं, और आपसे पूछें लो ये पाउडर और बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो उसमें तुमको कायरल कार्बन दिखेगा क्या? कायरल कार्बन पाउडर देख के पहचान लोगे क्या? तुमको तो यही नहीं पता लगा पाउडर कौन सा दिए, तो तुम क्या करोगे? उसका सोल्यूशन बनाओगे। क्या बनाओगे? सोल्यूशन पानी में डाल के, और उससे प्लेन पोलराइज लाइट डाल दोगे। अगर प्लेन पोलराइज दाएं या बाएं की तरफ घूम गई तो इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें कायरल एटम होगा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होगा। आई बात समझ में? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देख के तुमको कार्बन थोड़ी ना दिख जाएगा ग्लूकोज के पाउडर में, तो उसका सोल्यूशन बनाओगे, सोल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे। अगर प्लेन पोलराइज लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन करो तब आगे बढ़े। व्हाट विल बी द इफेक्ट on plane polarized light if it is passed through, if it is passed through? अगर इससे प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे तो ये इसमें क्या फर्क आएगा? ये बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव है।
तो ऑप्टिकली इनएक्टिव से प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे तो ना तो वो दाएं की तरफ घूमेगी ना तो बाएं की तरफ। आई बात समझ में? वो जैसे जा रही थी वैसे निकल जाएगी। समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट। क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट। बट यही अगर Cl इधर कर दो और H इधर कर दो तो अब ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो दाएं की तरफ घुमाएगा या तो बाएं की तरफ, किसी एक डायरेक्शन में घुमा देगा प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक, अब आओ समझो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। तो आपके घर में बल्ब होता है, मान लो ये आपके घर का बल्ब है, और एक टॉर्च। इसमें क्या फर्क होता है? टॉर्च जो होता है वो लाइट एक डायरेक्शन में देता है, और जो बल्ब होता है, बल्ब जलाते हो तो ऐसा तो होता नहीं कि कमरे का एक ही हिस्सा में रोशनी आती है बाकी अंधेरे में रहते हैं। बल्ब में जो वेव्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में जाते हैं और रूम को बराबर से क्या कर देते हैं? लाइट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, बट टॉर्च में वेव सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते हैं। कभी कभी आप टॉर्च में इधर भी लाइट देखेंगे मगर वो पार्ट लाइट आती है, अदरवाइज टॉर्च में जो वेव्स निकलती हैं वो एक डायरेक्शन में ही निकलती हैं, परपेंडिकुलर। मतलब कि मान लो ये टॉर्च है तो टॉर्च के परपेंडिकुलर निकलती हैं। ठीक, मगर बल्ब में क्या होता है? बल्ब में जो वाइब्रेशन होता है वो सभी डायरेक्शन में निकलता है। बल्ब में जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट भी तो वेव्स है ना, तो जो बल्ब से वेव्स निकलेंगी, बल्ब से वेव निकलने वाली सभी डायरेक्शन में निकलेंगी। मान लो एक वेव ये हो गई, 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 ऐसे मतलब करोड़ों वेव्स निकलेंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बल्ब हैज वाइब्रेशन ऑफ light waves in all direction। तो ऑर्डिनरी जो बल्ब होता है उससे निकलने वाले जो वेव्स होती हैं उनका वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई? ऑर्डिनरी बल्ब से जो वेव्स निकलती हैं वो सब डायरेक्शन में निकलती हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? जो आपके घर पे बल्ब होता है उसमें से जो लाइट वेव्स निकलती हैं उसको अभी देख लो, बल्ब सब जगह रोशनी पहुंच रही है, इसका मतलब जो वेव्स हैं, जैसे आप बोलते हैं तो ऐसे थोड़ी होता है कि सामने वाले को ही सुनाई देता है, अगल बगल सभी को सुनाई देता है। इसका मतलब वेव्स आपके मुंह से चारों तरफ निकली हैं, चारों डायरेक्शन में। ठीक, इसी तरीके बल्ब से भी वेव्स सभी डायरेक्शन में निकलती हैं। ठीक, बट अगर यहाँ पर हम लोग एक निकोल प्रिज्म लगा दें, निकोल प्रिज्म, तो निकोल प्रिज्म पे ऐसे लाइंस होती हैं, छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं। ठीक, या तो इसको ऐसे बना लीजिए निकोल प्रिज्म को। निकोल प्रिज्म, दो निकोल प्रिज्म को कंबाइन किया गया है। देखिए निकोल प्रिज्म में ऐसे छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं, लाइंस होती हैं। तो ध्यान से देखिए, जब ये वेव्स आएगी, जब ये टकराएगी तो ये तो निकल जाएगी आगे क्योंकि ये कटिंग से पास हो गई। जैसे ये आपकी घर की खिड़की है, ठीक, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, तो आप इसमें 1000 की नोट अगर आपको डालनी है तो कैसे डालेंगे? इसके परपेंडिकुलर डालेंगे तभी तो जाएगी। अगर आप तिरछा करके नोट डालेंगे तो ये कभी जाएगा? गुल्लक है आपके घर पे, गुल्लक में इतना छेद होता है तो सिक्का कैसे जाता है? जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं, तिरछा सिक्का डालेंगे तो वो कभी जाएगा नहीं। तो बाकी वेव्स क्या हो जाएंगी? निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद बाकी वेव्स निकोल प्रिज्म से पास नहीं होंगी, एक ही वेव पास होगी। और इस वेव का वाइब्रेशन देखिए एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? जो वेव निकली उसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? जो वेव निकली है उसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
पहले जो वेव्स निकल रही थी सब डायरेक्शन में निकल रही थी, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, मगर अब जो वेव निकोल प्रिज्म से निकलने के बाद निकली वो सिर्फ एक तरफ वाइब्रेट करे। अभी वीडियो दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। तो जो निकोल प्रिज्म से निकलने वाली वेव है, इट हैज वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड plane polarized light. This is called plane polarized light. This is called plane polarized light. ठीक, अभी वीडियो दिखाता हूँ, परेशान मत होइए। कोई भी लाइट जिसका वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब लाइट वेव हैविंग वाइब्रेशन इन सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक वेव। मोनोक्रोमैटिक वेव का मतलब होता है ऐसी वेव जिसका वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो। मोनोक्रोमैटिक वेव जिसका वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में, मोनो का मतलब एक, क्रोमैटिक वेव एक डायरेक्शन में जो वेव होगी उसे बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक वेव। इट इज जस्ट लाइक, ध्यान से सुनो, मान लो ये आपका मुंह है, ठीक, आप बोलते हैं तो साउंड वेव सभी डायरेक्शन में जाती है, ठीक। अब मान लीजिए आपने एक छोटी सी पाइप लगा दी, ठीक, अब आप बोल रहे हैं तो वेव्स जो है सिर्फ इसी पाइप से जाएगी, बाकी वेव्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो वेव जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है उसे बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक वेव्स, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। लाइट ही करें। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक, हमें पता करना है कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पर एक कांच की ग्लास होती है, ये 10 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। हम वेव को इसी से पास करा देते हैं, ठीक। अगर वेव दाएं की तरफ मुड़ गई तो क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और बाएं की तरफ हो गई तो लीवो रोटेटरी। जस्ट सी दिस, just wait for a second. How I should explain this? चलिए मैं वीडियो से ही प्ले करके समझाता हूँ आपको, क्लास में होते तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को दाएं या बाएं में घुमा देंगे उन्हें हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक। और आपके बुक में इस डायग्राम को ऐसे ऐसे दर्शा दिए हैं, लाइन बना दिए हैं, तो वो गलत है, ठीक, परेशान मत होइए, वेव्स होती हैं वो। चलिए मैं इसका वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप 1 मिनट वेट करिए। Just wait for a second. Okay. Polarized. देखिए बेटा यहाँ पर आज कोई त्योहार है क्या? हैप्पी मिलान भाई, आप लोग को भी बधाई हो सभी को। चलिए देखिए ये वीडियो। इसको नहीं देखना था, ठीक, अब इसको देखिए। ये देखिए, ये आपका बल्ब है, ठीक, सोर्स ऑफ लाइट। ये आपका पोलराइजर, पोलराइजर का मतलब निकोल प्रिज्म, ठीक, निकोल प्रिज्म से बना होता है। ये आपका ट्यूब है जो मैंने बताया था कांच की, जिसमें हम लोग सोल्यूशन भरेंगे, जिसको पता करना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ठीक। जैसे मान लो हमको ग्लूकोज को पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो पानी में इसी ट्यूब में भरेंगे।
और इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट दाएं की तरफ गई कि बाएं की तरफ, ठीक। अब देखिए ये बल्ब है, इससे देखिए वेव्स किस डायरेक्शन में निकल रहे हैं, सभी डायरेक्शन में निकल रहे हैं वेव्स। ऐसा लाइट को अनपोलराइज लाइट बोलते हैं, जो लाइट जिसके वेव सभी डायरेक्शन में है। अब आके देखिए निकोल प्रिज्म से टकराया। अब देखिए निकोल प्रिज्म से टकराने के बाद जो वेव निकोल प्रिज्म के परपेंडिकुलर होगा वही पास करेगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे। देख लो अब एक वेव जा रही है कि नहीं, सिर्फ एक वेव। इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, अ वेव विच हैज वाइब्रेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। अब निकोल प्रिज्म से ये पास हुई, देखो किधर की तरफ घूमी है, देख के बताइए किधर की तरफ घूमी है, दाएं की तरफ। इसको टक्कर कहां पर मारना था, जीरो वाले पे, मगर किधर मारी है, दाएं साइड। तो इसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और देख लीजिए एक वीडियो, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर वेव्स नहीं दिखाए, वेव्स को लाइन से दिखा दिए, वेव्स को लाइन से दिखा दिए। ये वेव्स देखो सभी डायरेक्शन में जा रही है। इसमें वेव्स को लाइन से दिखा दिए हैं। देखो यहाँ पर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो दाएं की तरफ मुड़ी है, तो ये डी होगा कि नहीं, डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। देखो ये वेव्स जो है अप एंड डाउन हो रहा था, इसीलिए इसको लाइन से दिखा दिया। जो लाइट बहुत सारे वेव्स के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है उसे अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसीलिए हमने इसको लाइन से दिखा दिया है, वेव्स को लाइन से। इसी तरीके से सारे डायरेक्शन में होगा लाइंस, ऐसे लाखों वेव्स निकलेंगे। निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद देखिए वेट फॉर अ सेकंड। जस्ट वेट फॉर अ, ये देखिए ये जो बल्ब से वेव्स निकल रही हैं वो किस डायरेक्शन में निकल रही हैं, राइट एज वेल एज, मतलब ऊपर और डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक। बट अगर इसके बीच में हम लोग
निकोल प्रिज्म रख दें और जिसमें जो छेद हो वो ऊपर की तरफ हो, तो सिर्फ रेड वाली वेव्स पास करेंगी, ब्लू वाली पास नहीं कर पाएंगी। देखो इसको करके जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वेट बेटा। ये भी एक बार देख लीजिए। देखिए बल्ब है, इससे वेव सभी डायरेक्शन में निकलेंगे, इन्होंने सिर्फ आगे की तरफ वेव दिखाई है। अब देखो यहाँ पर जो निकोल प्रिज्म है उसमें देखिए जो लाइंस बनी है वो कैसे बनी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल देखिए छेद बने हैं कि नहीं इसमें। अब देखिए इसमें से वेव्स निकल रही हैं, देखिए इसमें जो वेव्स हरी वाली, देखिए हरी वाली लेटी है और छेद भी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वही हरी वाली वेव्स निकलेगी, बाकी वेव्स क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, इसे बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ ग्रीन वाली जो कि छेद के पैरेलल है वही पास करेगी। अगर ये लाइट दाएं की तरफ घूमेगी तो डेक्स्ट्रो और बाएं की तरफ घूमी तो लीवो। बोलो ये बात समझ में आई सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी कुछ पूछना है इसमें? बोलो समझ में आया सभी को? एक बार मैं कोशिश फिर से अपनी तरफ से डायग्राम बनाने की कर दे रहा हूँ। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अरे भाई टाइप करो, 8 लोग है उसके बाद भी नहीं कर रहे हो। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें 3D डायग्राम तो बनाया नहीं जा सकता, थोड़ा इस वजह से मैंने वीडियो का हेल्प लिया। लास्ट टाइम एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो ये बल्ब है, इसमें से लाखों वेव्स निकलेंगे, कुछ इधर निकलेंगे, कुछ इधर निकलेंगे, कुछ इधर निकलेंगे, कुछ इधर निकलेंगे। ऑर्डिनरी बल्ब का जो वाइब्रेशन होता है, जो वेव्स निकलती हैं उसका वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। मान लो एक वेव ये है, ये आपके क्या कहते हैं, सीधी वेव्स निकल रही है, और ये मान लो लेटी वाली वेव्स है, ये वेव्स लेटी हुई है, ठीक है। ऐसा समझिए कि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के लिए, अरे स्क्रीन नहीं राइट दिखाई दे और रही है। अच्छा अच्छा, ये जो रेड वाली वेव है इसको समझ लीजिए, जैसे आप खड़े हैं तो ठीक, जो आप खड़े हैं वो तो रेड वेव, ठीक, और ये आपके लेटे हुई वेव्स है ब्लू वाली। और मान लीजिए ये आपका घर का दरवाजा है, ठीक, एकदम पतला सा दरवाजा है, लंबा है मगर चौड़ा कम है, इसमें आप खड़े होकर जाएंगे कि लेट के जाएंगे? खड़े होकर ही पास कर पाएंगे। भाई मान लो ये आपके घर का छोटा सा द्वार है, लंबाई आपकी इतनी है, तो आप लंबे में पास होंगे कि लेटे हुए पास हो पाएंगे इसमें से? लेट लंबे से ना, मतलब इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो रेड वेव्स इससे पास हो जाएगी और ब्लू वाली वेव्स क्या हो जाएंगी, कैंसल। अब इस वेव का प्रोपगेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में है, ठीक, तो इसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये राइट की तरफ टर्न हो गया तो डेक्स्ट्रो और लेफ्ट की तरफ हुआ तो लिवो। बोलो ये बात समझ में आई सभी को? डेक्स्ट्रो लिवो पहचान लोगे कि नहीं? अब कुछ डिफिनेशन जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा मैं बनवा दे रहा हूँ आपको। बल्ब, वेव्स सभी डायरेक्शन में निकल रही हैं, वेव्स अच्छे से बनाइएगा। और आपके बुक में वेव्स को ऐसे दिखा दिए हैं तो वो बनाने की जरूरत नहीं है आपको। एक वेव ये निकले, सामने इसको दिख गया निकोल प्रिज्म, दो निकोल प्रिज्म को ज्वाइन करके बनाया जाता है। निकोल प्रिज्म में भी लाइंस जो थी ऐसे कटा था, ठीक, तो ये जो ब्लैक वाली वेव्स थी
सिर्फ वही इससे पास कर पाएंगी क्योंकि वो छेद से पास हो सकती हैं। ठीक? सामने इसको दिखेगा पोलरीमीटर ट्यूब, दिस इज कॉल्ड पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब जिसमें हम लोग सोल्यूशन लेते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो उसके पाउडर को पानी में मिला के इस ट्यूब में भर देंगे। ये 10 सेंटीमीटर की होती है। अब ये इसमें से पास होगा। अगर पास होने के बाद मान लो इसको 0 डिग्री पे जाना था, अगर ये राइट की तरफ टर्न हो गई पूरी वेव तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट की तरफ हो गई तो लीवो। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जितने भी वेव्स निकलेंगे सभी का वेवलेंथ क्या हो, सेम। इफ द वेवलेंथ ऑफ ऑल वेव्स इज सेम। ध्यान से देखो बेटा, जो आपके घर में बल्ब यूज होता है उसमें मान लो कुछ वेव्स छोटी छोटी निकलती हैं, कुछ वेव्स बड़ी निकलती हैं, कुछ और छोटी निकलती हैं, तो सबका वेवलेंथ अलग होता है। बल्ब यूज करते हैं वो मोनोक्रोमैटिक नहीं होता। मोनोक्रोमैटिक सोडियम लैंप होते हैं, सोडियम लैंप। जैसे आप लोग स्ट्रीट लाइट देखे हो, स्ट्रीट लाइट में जो बल्ब लगता है वो सोडियम बल्ब लगे होते हैं। उसमें से जो वेव्स निकलती हैं वो सभी डायरेक्शन में जाती हैं और सभी वेव्स का वेवलेंथ सेम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पीसीएस के प्री में आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो ऐसी लाइट जिससे निकलने वाली सभी वेव्स क्या हो, सेम वेवलेंथ की हो। और मोनोक्रोमैटिक लाइट कहाँ पर मिलता है, सोडियम लैंप। सोडियम लैंप हम लोग कहाँ पर देखते हैं, स्ट्रीट लाइट में। ठीक? और सोडियम लैंप की लाइफ टाइम आपके एलईडी बल्ब से भी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन 2018 का पीसीएस का था, चौथा क्वेश्चन था। ये डायग्राम बना लीजिएगा। इसे क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। इधर सॉरी, निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद ये वाली वेव्स क्या कहलाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट। आपके बुक में अच्छा सा डायग्राम बना है, बना लेना। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट। अब यहाँ पर लिखिए कुछ डेफिनेशन जल्दी जल्दी। तो ग्लूकोज पीते हो आप लोग घर पे, ग्लूकोन डी, उस अगर ग्लूकोन डी को इसमें भर दो, या चीनी जो खाते हो घर पे, शुगर, उसको पानी में शरबत बना के इसमें भर दो, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट होगा वो दाएं तरफ घूम जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसीलिए डी लिखते हैं। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। याद रखना, जितने भी शुगर होते हैं वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। एमाइंस जो होते हैं वो लीवो रोटेटरी होते हैं। यहाँ पर लिखिए प्लेन पोलराइज लाइट, पहले लिखिए मोनोक्रोमैटिक लाइट। सोडियम के जो बल्ब से लाइट निकलती है वो सभी डायरेक्शन में निकलती है और सभी का वेवलेंथ बराबर होता है, और सभी का वेवलेंथ 5600 एंगस्ट्रॉम होता है। ऐसे लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलेंगे। आप जो घर पे बल्ब यूज करते हो उससे कुछ वेव्स छोटी निकलती हैं, कुछ बड़ी निकलती हैं, कुछ मीडियम निकलती हैं, तो सभी के वेव्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तो उसे मोनोक्रोमैटिक नहीं कहेंगे। सोडियम लैंप की खासियत होती है कि उससे जितने भी वेव्स निकलते हैं वो सभी के वेव्स के वेवलेंथ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगली हेडिंग, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल। द वेव which has vibration in only one direction is called plane polarized light. Plane polarized light passes parallel to the fringes का मतलब छेद, passes parallel
टू द फ्रिंजेस इन निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म में जो लाइंस बनी होंगी छेद वाली, उससे पैरेलल पास होगा, और जो परपेंडिकुलर होंगी या दाएं बाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। प्लेन पोलराइज लाइट, सर वो स्क्रीन थोड़ा वही वाली कर दीजिए। एक सेकंड बेटा, बताइएगा हो जाएगा तो एक मिनट। सर हो गया। प्लेन पोलराइज लाइट दो तरफ घूम सकती है, या तो राइट या तो लेफ्ट। प्लेन पोलराइज लाइट अगर आ रही है तो या तो दाएं की तरफ घूमेगा या तो बाएं। या तो राइट की तरफ घूमेगा या तो लेफ्ट। अगर घूमा तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ना तो दाएं की तरफ घूमा ना तो बाएं की तरफ घूमा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर राइट की तरफ घूम गया तो ये होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही, साथ ही साथ इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट की तरफ घूमा तब भी ऑप्टिकली एक्टिव, इसे हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और अगर कहीं पर नहीं घूमा, नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ध्यान से सुनो, हमको पता करना था कि ग्लूकोज में कायरल है कि ए कायरल है, मतलब उसमें कायरल कार्बन है कि नहीं है। तो हमने ग्लूकोज का पानी में मिलाया और उसको उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करा दी। जब प्लेन पोलराइज लाइट पास कराया तो जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो राइट की तरफ टर्न हो गई, मतलब कि ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें कम से कम एक कायरल कार्बन तो जरूर होगा। अब जब आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ग्लूकोज में 5 कायरल कार्बन होते हैं। इसी तरीके जितने भी आपके अमीन्स होते हैं, एमिनो ग्रुप्स, नेचुरल अमाइंस, वो क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं। और जितने भी ग्लूकोज होते हैं वो क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसे शुगर याद रखना, शुगर क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जितने भी एमाइंस होंगे जो नेचर से मिलते हैं वो क्या होंगे, लीवो रोटेटरी होंगे। राइट का मतलब हम लोग क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, और लेफ्ट का मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज कैसे, घड़ी कैसे चलती है, इधर चलती है ना, मान लो ये, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, राइट। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट। घड़ी अगर ऐसे चल रही है तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर अगर जा रहा है तो ये कौन सा हुआ, राइट, और इधर गया तो लेफ्ट। ठीक, तो याद रखना एंटी क्लॉकवाइज अगर प्लेन पोलराइज लाइट घूम रही है, जाना मान लो उसको प्लेन पोलराइज लाइट को जीरो पे था, अगर जीरो पे जाती तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। मान लो ये राइट की तरफ टर्न हो गया तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो ये राइट की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी को, बोलो यहाँ तक समझ में आया। इज इट क्लियर अप टिल हियर। अगली हेडिंग डालिएगा, इनैंशियोमर। इनैंशियोमर, इनैंशियोमर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। इनैंशियो, इनैंशियो का मतलब होता है अपोजिट, और मर का मतलब होता है पार्ट। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, याद रखना कंपाउंड और मॉलिक्यूल which are mirror image of each other,
बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो मगर सुपर इम्पोज ना करें। फॉर एग्जाम्पल सी, पहले तो आप मुझे इसको देख के बताइए इसमें कितने कायरल कार्बन हैं। कितने कायरल कार्बन है? तो ये बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो दाएं की तरफ घुमाएगा या तो बाएं की तरफ। ये बात समझ में आई सभी को? ये ऑप्टिकली एक्टिव प्लेन पोलराइज लाइट को या तो दाएं घुमा देगा या तो बाएं। ठीक, देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर लगाने पे जो चीज दाएं होती है वो बाएं चली जाती है। बोलो भाई। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो कायरल है, कायरल है। एक कायरल होता है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा या तो दाएं या तो बाएं। ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। दिस इज लैक्टिक एसिड। कौन सी एसिड है? दिस इज योर लैक्टिक एसिड। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। क्या है? मिरर इमेज तो है, मगर अगर आप चाहें कि इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर उठा के रख दें, इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, तो देखो COOH और CH3 तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, मगर हाइड्रोजन के नीचे OH आ रहा है और OH के नीचे क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। देख रहे हैं? तो ये भले ही एक के ऊपर एक रखेंगे, तो जब देखें ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए COOH के ऊपर COOH तो आ रहा है, मगर OH के नीचे ऊपर कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। इसलिए ये एक दूसरे के लिए ऑप्टिकली मिरर इमेज तो है, मगर ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ये बात सभी को समझ में आई? तो ये क्या कहलाएंगे? इनएंशियोमर्स, जो मिरर इमेज हो मगर सुपर इम्पोज ना करें। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से सुन लो। इसका मतलब होता है मिरर लगा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये लैक्टिक एसिड है। ठीक? अगर ये मान लीजिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्योंकि कायरल कार्बन एक है तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या तो लेफ्ट की तरफ। ठीक, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया तो इसकी प्रॉपर्टी जो होगी इस इनैंशियोमर की, इसके अपोजिट होगी। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ टर्न करेगा, ये भले ही दोनों कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स है ना, तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है,
मगर इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, अलग हैं। ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर दाएं की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को किधर करेगा, लेफ्ट की तरफ। अब क्वेश्चन उठता है लैक्टिक एसिड को नाम कैसे दें। तो यहाँ से आपको चलना है H से OH, किधर से चलना है, H से OH। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो इसको डी लैक्टिक एसिड कहेंगे, क्लॉकवाइज के लिए डी लिखते हैं, स्मॉल डी। और यहाँ पर H से OH चलो, ये कौन सा डायरेक्शन है, L, तो इसे बोलेंगे L लैक्टिक एसिड, स्मॉल l लिखिएगा, L लैक्टिक एसिड। याद रखना कैपिटल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल का मतलब होता है लियो रोटेटरी। ये आपके प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन बताता है, और डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बताता है। याद रखना कैपिटल डी एंड एल मीन्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ये डायरेक्शन बताएगा कि, और स्मॉल डी और एल बताता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी एल एंड स्मॉल डी एल। कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो, एल का मतलब लियो, और स्मॉल डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि यहाँ पर H और OH क्लॉकवाइज है और यहाँ पर H और OH एंटी क्लॉकवाइज है। H से OH जाइए अगर क्लॉकवाइज तो स्मॉल डी, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो, अभी और इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन और करा दूँ फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। वेट करिए, मुझे थोड़ा क्वेश्चन दीजिए। वेट करिए, लिखे यहाँ पर इनैंशियोमर्स आर, इनैंशियोमर्स आर, इनैंशियोमर हमेशा पेयर में होंगे। इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, enantiomers are optically active compound and exist in pair, और ये किसमें एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में, exist in pair as D and L isomer। D और L स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन बताता है, कैपिटल D और L डायरेक्शन बताता है। चलो ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कार्बन होगा, अगर नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। देखिए बताइए, ये टार्टरिक एसिड है, कौन सी एसिड, टार्टरिक एसिड। दिस इज योर टार्टरिक एसिड। ये बताओ ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं कि नहीं, बताइए एनेंशियोमर्स हैं कि नहीं, सभी को दिख गया। एक दूसरे के मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल भी है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज होने के सिवाय ये क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, क्या ये सुपर इम्पोज करेंगे, तो ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर। कहाँ कर रहे हैं भैया सुपर इम्पोज, नहीं करेंगे। इसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दोगे तो C OH तो ओवरलैप कर गए, H के नीचे OH आ गया, क्या सुपर इम्पोज अच्छे से किए, सुपर इम्पोज ही हो जाओगे क्या, चलो अपनी जगह पे। तो ये दूसरे के एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर। अब पूछ लें कि इस एनेंशियोमर का नाम क्या होगा, इसका क्या होगा। तो यहाँ पर H से OH चलिए, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, H से OH चलिए
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसे बोलेंगे डी टार्टरिक एसिड। यहाँ पर चलिए H से OH और यहाँ पर चलिए H से OH, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे बोलेंगे एल टार्टरिक एसिड। जो प्रॉपर्टी इसकी होगी उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी इसकी होगी। आई बात समझ में? अगर ये प्लेन पोलराइज जिसमें कितने कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है और ये एसिमेट्रिक है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल है कि नहीं, बताओ, ये कायरल मॉलिक्यूल है कि नहीं? इसमें 2 कायरल कार्बन है, कितने कायरल कार्बन, 2, और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, 2 इक्वल भाग में नहीं कर सकता, तो ये पक्का कायरल है, और कायरल है तो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो दाएं की तरफ घुमाए